हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस। होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द लेक्चर साइंस टीवी। आपका होस्ट ज़ुबैर अहमद राउजो आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज जो मेरा लेक्चर है वो अबाउट द ब्लड बैंकिंग होगा, और ब्लड बैंकिंग और स्टोरेज ऑफ द आरबीसीज़ और उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसके उसके अबाउट हम सीखेंगे। मतलब कि ये हमारी क्लास 2 है अबाउट दी ब्लड बैंकिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है रेड ब्लड सेल्स, न्यूक्लियोटाइड डिप्लीशन। आज जो ब्लड बैंक के अंदर हमारा टॉपिक है रेड ब्लड सेल्स न्यूक्लियोटाइड डिप्लीशन। अच्छा, यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स का तो अमूमन हम सबको पता है, मगर जो वर्ड डिप्लीशन है इसका मतलब है टू रिड्यूस या रिडक्शन। एंड न्यूक्लियोटाइड्स वी नो दैट के जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन से बनते हैं उन सबको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जनरली हम जानते हैं कि जब हम कोई भी ब्लड किसी पेशेंट से ड्रा करते हैं, सपोज ये हमारे पास एक ब्लड बैग है। ओके, ये हमारे पास एक ब्लड बैग मौजूद है। अब इस ब्लड बैग का अगर एक को बाहर निकालते हैं, ओनली वन, और वी नो दैट कि जब भी हम ब्लड बैग को आरबीसी जो आरबी सेल होता है उसको हम तकरीबन 4 सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। अब इसको 4 सेल्सियस के टेम्परेचर पे स्टोर करने के बाद हम चाहते हैं कि हमारी ब्लड 1 वीक 2 वीक्स तक जो है स्टोर लगी पड़ी हो, और जिसके अंदर हम ये भी चाहते हैं कि इसके जो जितने भी सेल्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सेल्स हैं, वो सारे प्रॉपर तरीके से फंक्शंस करें। अगर हम ये चाहते हैं कि इस कंडीशन में 4 सेल्सियस टेम्परेचर पे भी ब्लड हमारे जो है उसकी वैलिडिटी बहुत अच्छी हो और उसके अंदर केमिकल चेंजेस भी मतलब कि कम, तो उसके लिए हमें एक प्रोसीजर को समझना पड़ेगा कि एक सेल के अंदर आफ्टर हम किसी पेशेंट से ब्लड ड्रा करते हैं, तो ब्लड ड्रा करने के बाद एक पेशेंट के अंदर क्या कंडीशंस मतलब कि अपेयर होती हैं, और जहाँ वो जो ब्लड जो उस बैग में पड़ा हुआ है, ब्लड के अंदर जो सेल्स है, एक जिंदा सेल है, उन सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, उन बात को समझने के लिए हमें एक आरबीसी के सेल को समझना पड़ेगा। हमने यहाँ से एक आरबीसी का सेल ले लिया। दिस इज आवर आरबीसी। ठीक है। अब रेड ब्लड सेल्स जो है हमेशा अपनी एक्टिविटीज़ को संभालने के लिए इसको ग्लूकोज जरूरत होती है। ग्लूकोज से ये क्या चीज़ हासिल करता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड से ये एनर्जी को हासिल करता है, देखें, ये एनर्जी की जो फॉर्म है जो हर सेल यूज़ करता है अपने पास, वो है एटीपी। एटीपी अब इसमें क्या होता है, एडिनोसाइफॉस्फेट, और हम ये बात भी जानते हैं कि एटीपी जो है वो मोनोमर है, मोनोन्यूक्लियोटाइड है। एटीपी एक
मोनोन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। इसी तरीके से अब एटीपी जब भी हम रेड ब्लड सेल्स को किसी भी एक ब्लड बैग के अंदर स्टोर करेंगे 4 सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड डिप्लीशन अकर होगी। मतलब कि टेक्निकल उसके अंदर चेंजिंग आएंगी, बायोकेमिकल उसके अंदर चेंजिंग आएंगी। बायोकेमिकल चेंजिंग में सबसे पहले जो चेंजिंग आएगी वो एटीपी के अंदर चेंजिंग आएगी। मतलब कि जो वो कन्वर्ट होगा एडीपी के अंदर, मतलब कि डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होगा एडिनो डाइफॉस्फेट के अंदर, मतलब कि वो मूव हो जाएगा। ठीक, मतलब कि ये प्रोसेस चलता रहेगा। देन जो हमारी एडीपी है वो कन्वर्ट होगा एएमपी में, मतलब एडिनो मोनोफॉस्फेट के अंदर। एटीपी कन्वर्ट हुआ एडीपी के अंदर, एडीपी कन्वर्ट होगा एएमपी के अंदर। देन जो एएमपी है वो कन्वर्ट होगा आई अंदर। एएमपी ये क्या है? ये आयोन्स मोनोफॉस्फेट। टोटल जो एटीपी है वो फर्स्ट स्टेज पे आ जाएगी। अब इससे आप मजीद कैटालाइज करवाकर रिवर्सिबल कर वापस एएमपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब याद रहे ये सारे का सारा जो प्रोसीजर है ये किसके अंदर? के अंदर जो एक आरबीसी पड़ा हुआ है उसके अंदर चल रहा है, ठीक है। अब एक बात याद रहे, जब आईएमपी कैटालाइज्ड होगा, आईएमपी कैटाबोलाइज्ड होगा, it will convert into hypoxanthine, and we can say that hypoxanthine is a nucleotide pool gradually exhausted। मतलब कि हाइपोक्साइथाइन एक ऐसी कंडीशन है इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का जो पूल्स हैं, मतलब कि जो इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड मौजूद हैं, अब ये जो पूल है वो क्या होगा? डीनेचर होने लगेगा या डैमेज होने लगेगा। मतलब कि एक ब्लड बैग है, उस ब्लड बैग के अंदर जो आरबीसीज की कंडीशन चल रही है उसमें हो रहा है, वो हमें पता है कि आरबीसीज ग्लूकोज से एनर्जी लेता है, वो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में होती है। अब न्यूक्लियोटाइड फॉर्म मतलब कि एटीपी, बिकॉज एटीपी इज आल्सो द मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है वो कन्वर्ट होगी के अंदर, मतलब कि अब एडिनो डाइफॉस्फेट है, जो एडिनो डाइफॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा एएनपी के अंदर। इट मींस एडिनो मोनोफॉस्फेट। अब एडिनो मोनोफॉस्फेट फाइनली यहाँ पर कन्वर्ट होगा आईएमपी के अंदर। अब आईएमपी क्या है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, कैटाबोलाइज्ड होकर हाइपोक्साइथाइन में कन्वर्ट होगा। अब हाइपोक्साइथाइन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो आरबीसीज के पोल्स हैं, बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी में न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डैमेज होने लगेंगे, रिड्यूस होने लगेंगे, उनके अंदर जो है डिप्लीशन अकर होने लगेगी। ये जो पूरी कंडीशन जो है एक आरबीसीज के अंदर जो है मतलब के पास। अब हम एक एज अ बीइंग अ मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, बीइंग अ लैब प्रोफेशनल, सो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ये इस कंडीशन तक ना आए। इस कंडीशन तक आए तो आरबीसीज की न्यूक्लियर डिप्लीशन हो जाएगी, वो बायोकेमिकल के तौर पर बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएंगे, उसके अंदर जितने बायोकेमिकल्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, उसकी एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, तो उसकी जो फंक्शन की वैलिडिटी हो जाएगी।
तो अगर वो ये बैग वाली ब्लड हम पेशेंट को लगाएंगे तो वो बिल्कुल किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि वो सेल्स अपना फंक्शंस लॉस कर चुके होंगे, वो अपनी जो मैकेनिकल सपोर्ट है वो लॉस कर चुके होंगे। तो इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें किस तरीके से इम्प्रूव करनी होगी। तो वी नो कि एक कंप्लीट सेल एक ह्यूमन बॉडी अंदर होता है तो उसे कंटिन्यूसली लेता रहता है। अब जब कंटिन्यूसली उसे हमारी बॉडी ग्लूकोज बना के देती रहती है तो वो क्या बनाता रहता है और एनर्जी मतलब दूसरे हासिल करता है, हम अपने एडी इसके जरिए वो एक्टिव रहता है और फंक्शन करता रहता है। बट ये चीज़ें जब कम हो जाएं तो हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पर एक प्रोसीजर होगा, हम जो ब्लड जो हमने ली है उसके अंदर हम एडेनिन फास्फोराइबोसोइल ट्रांसफरेज डालेंगे। मतलब कि वापस अगर हमें इस AMP को कन्वर्ट करना है AMP में, फिर AMP को ADP में और ADP में ATP में, तो यहाँ पर हमें एक एंजाइम की ज़रूरत होगी। वो एंजाइम एडेनिन राइबोसाइल ट्रांसफरेज, ये वो एंजाइम है जो कि जितनी भी हमारी ATP होगी उसको, जितनी भी हमारी IMP होगी उसे हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने से रोक। मतलब कि इस कंडीशन में जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स बिल्कुल हमारी बॉडी से कम हो, उस कंडीशन से इसको लाने से पहले ये वाला एंजाइम इसको उसमें से आकर इसे बिल्कुल रोक देगा। अब सिंपली ये रिक्वायर होगा। अब इसे आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि दिस इज अ सपोर्टर एंजाइम ऑफ दी RBC। ये एक सपोर्टर एंजाइम है RBC जो कि अंदर ये सारी की जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको वापस कंट्रोल करता है जनरली। अब क्या होगा अगर डायरेक्टली अपनी ब्लड के अंदर, मतलब कि जो आपके पास ब्लड स्टोर है उसके अंदर ATP डाल रहे हैं, ठीक है, आप उसके अंदर ATP इन द फॉर्म ऑफ ATP ADP या फिर फॉर्म में जो है ये चीज़ें डाल रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट असल में ये है कि जो हमारे पास 2-3 डाइग्लाइसराइड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सेल डैमेज भी हो सकता है। हमें क्या करना होता है, जब भी ब्लड बैग हम यूज करते हैं तो उसके अंदर हम IMP लेवल की एनर्जी का यूज करते हैं। 2-3 DGP मतलब के 2-3 DGP वो उसके अंदर बरकरार रहे, जिसकी वजह से हमारे सेल जो है वो वीक्स तक सरवाइव कर सकते हैं और मतलब कि ज़्यादा देर और ज़्यादा पोटेंशियल हो सकते हैं किसी भी आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन। मतलब ट्रांसफ्यूजन के बाद अगर हम 2-3 अगर हम मेंटेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ IMP तो ये हम किसी भी मतलब पर्सन के अंदर ब्लड इजीली तरीके से ट्रांसफ्यूज करें। ये इनमें से गलती आपकी ब्लड को ना बना सकती है। मतलब कि अगर आप इन एनर्जीज का या जो हम बैकवर्ड प्रोसीजर पर अगर ये आप यूज कर रहे हो जिसके अंदर कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं और आप ब्लड ज़्यादा लंबे वक्त तक स्टोर हो एट द 4 सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये बहुत ज़्यादा हार्म है एक पेशेंट के लिए और वो आपका टाइम भी कंज्यूम होगा, आपकी एनर्जी जो आप यूज़ करोगे ब्लड स्टोर करने में वो भी मतलब कि किसी काम की नहीं होगी। तो इसीलिए जब भी मतलब ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज करें तो ये कम से कम इतना ख्याल रखें कि वो कितने देर से वो स्टोर है और क्या उस उतनी देर के स्टोर होने वाली ये सारी चीज़ उसे प्रोवाइड की गई हैं या नहीं है। सो होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर क्लास 2 थी तो और मैं क्लास 3 पे और इसके वीडियोस बनाऊंगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो मुझे थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।